दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है मुक्तेश्वर की आदमखोर बाघिन की। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना था कि जब बाघिन रात के समय बैल को खाने के लिए आई तो उसके खाने की आवाज़ की दिशा में, यानी कि उसे खाने की जो बाघिन जब उसको खा रही थी बैल को, तो जो आवाज़ आ रही थी उसकी दिशा में आइडिया लगाकर जिम कॉर्बेट साहब ने उसके ऊपर फायर झोंक दिया था, जो बाघिन से सिर्फ 6 इंच की दूरी पर बैल को लगा था। और गोली की आवाज़ को सुनकर बाघिन इनसे 20 फीट की दूरी पर एक खेत के ऊपर चढ़ गई थी। इनसे मतलब जिम कॉर्बेट साहब से। और इनकी तरफ देखकर दहाड़ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगी थी। बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक स्थिति हो गई थी। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने हिम्मत से काम लिया और उस पेड़ पर बैठे रहे जहाँ से उन्होंने बाघिन पर गोली चलाई थी। कुछ ही देर बाद बारिश होने लगी थी, 11 बजे के आसपास रात में, और सुबह के 4 बजे तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही थी। सूर्योदय होने पर बद्री शाह जी अपने एक आदमी के साथ चाय लेकर के आए। जिम कॉर्बेट साहब को उन लोगों ने पेड़ से नीचे उतारा। कॉर्बेट साहब का सारा शरीर जो है जकड़ गया था रात भर बारिश में भीगने और ठंड से। बद्री शाह जी और उनके आदमी ने उनकी मसाज करी, मालिश वगैरह करी पाँव की, और इन्होंने लेटे लेटे ही गरम गरम चाय पी। फिर बैल का निरीक्षण किया। फिर गेस्ट हाउस की तरफ जब ये वापस जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि बाघिन के पाँव के निशान बद्री शाह जी के आदमी के पाँव के निशानों के पीछे पीछे थे, यानी कि वो उसका पीछा कर रही थी। वो आदमी करीब इन लोगों से 20 मिनट पहले निकल गया था गेस्ट हाउस में आग वाग जलाने के लिए। तो ये वही आदमी था जो चाय लेकर के आया था बद्री शाह जी के साथ। लेकिन गेस्ट हाउस के नज़दीक पहुंचकर इन लोगों ने देखा था कि बाघिन पगडंडी से एक तरफ नीचे की ओर उतर गई थी और वो आदमी सकुशल गेस्ट हाउस पहुंच गया था। यहाँ तक मैं सुना चुका हूँ। अब चलते हैं कहानी के अगले भाग में, ठीक है। गेस्ट हाउस में बद्री शाह जी के आदमी ने आग वगैरह जला दी थी। उस आग के पास जिम कॉर्बेट साहब ने अपने कपड़े वगैरह सुखाते हुए बद्री शाह जी से उस जंगल और वो रास्ते के बारे में पूछा जिसमें बाघिन चली थी, जिसमें बाघिन गई थी सुबह के टाइम। बद्री शाह जी ने बताया कि जिस रास्ते पर वो बाघिन गई है वो नीचे एक गहरी और घने जंगल से भरी हुई घाटी में जाता है, और उस घाटी से करीब 1 मील या 1 मील से थोड़ा ज़्यादा एक तीखी चढ़ाई वाला पहाड़ है, और वहाँ पर ये पगडंडी दाहिनी ओर से एक दूसरी घाटी में जाकर आके, मतलब दोनों वहाँ पे आके मिल जाती है। साथ ही बद्री शाह जी ने बताया कि जिस जगह पर ये दोनों घाटियाँ मिलती हैं वहाँ पर एक गधेरा है, और उससे लगा हुआ, गधेरे से लगा हुआ एक खुला हुआ मैदान भी है। जो गधेरा है उसी के साथ लगा हुआ एक खुला मैदान सा भी है। और उस पहाड़ी के ऊपर से दोनों तरफ की घाटियों का, यानी दोनों वैलियों का जो व्यू है वो दूर दूर तक और साफ साफ दिखाई पड़ता है, मतलब क्लियर विजिबिलिटी बहुत क्लियर रहती है। बद्री शाह जी का अनुमान था कि बाघिन सारा दिन जो है उसी जंगल में मौजूद रहेगी, और ये जो हिस्सा है घाटी का, ये जंगल का ये एरिया हांका लगाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे तो जिम कॉर्बेट साहब इस एरिया से परिचित नहीं थे क्योंकि वो पहली बार मुक्तेश्वर आए थे। फिर भी वो तैयार हो गए हांका लगाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है यार, हांका लगा के देख लेते हैं। अब ज़रूरत थी हांका लगाने के लिए पर्याप्त आदमियों की। तो बद्री शाह जी ने अपने मुख्य माली गोविंद सिंह जी को बुलवाया और फिर उससे उनको जो है पूरी योजना समझाई। सारी बात समझकर गोविंद सिंह जी ने कहा ठीक है साहब, वो एक्स्ट्रा 30 आदमियों का और इंतज़ाम कर देंगे, और उनके जो आदमी, गोविंद सिंह जी के जो आदमी मटर जमा कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे। असल में बद्री शाह जी के पास खेत के बगीचों के अलावा सब्जियों का भी जो है एक काफ़ी फैला हुआ बगीचा था, कारोबार था। कारोबारी आदमी थे बद्री शाह जी। और एक शाम पहले ही नैनीताल से उनके पास टेलीग्राम आया था कि नैनीताल में मटर का भाव 25 पैसा बढ़ गया है। दोस्तों, 25 पैसा सुन के तो आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन उस टाइम में 25 पैसा रकम होती थी।
बद्री शाह जी इस अच्छे भाव से होने वाले फ़ायदे को नहीं छोड़ सकते थे। भाई व्यापारी आदमी थे, कैसे फ़ायदा छोड़ते। तो उन्हें 5 मन मटर नैनीताल भिजवानी थी, जिन्हें रात में ही खच्चरों में लाद कर भेजा जाना जरूरी था, जिससे वो अर्ली मॉर्निंग नैनीताल मंडी में पहुंच जाएं। लाइट चली गई। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल को अच्छी तरह से साफ़ किया। फिर वो बगीचे के जो आसपास का एरिया था उस पर घूमने के लिए चले गए। फिर दिन में अपना लौट कर आए और बद्री शाह जी के साथ बैठ के उन्होंने अपना लंच वगैरह किया। फिर दोपहर होने तक गोविंद सिंह जी भी अपने 30 जो आदमी थे उनको लेकर आ गए। इधर जो आदमी मटर तोड़ रहे थे उन पर नज़र रखने के लिए, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए कैसे क्या काम करना है, किसी ना किसी अनुभवी आदमी का होना बहुत ज़रूरी था। तो बद्री शाह जी ने खुद को फार्म में ही रुकने का मतलब खुद के लिए डिसाइड कर लिया कि वो फार्म पे ही रुकेंगे, और गोविंद सिंह जी को हांका लगवाने की जिम्मेवारी दे दी कि गोविंद सिंह जी आप जो है हांका लगवाइए। गोविंद सिंह जी और उनके 30 आदमी यहीं के लोकल थे और नरबख्शी बागिन से जो ख़तरा था उसके बारे में अच्छी तरह जानते भी थे। लेकिन जब जिम कॉर्बेट साहब ने उन्हें बताया, उन्हें समझाया कि जिम कॉर्बेट साहब क्या और कैसे चाहते हैं कि यहाँ का हो, तो उन सभी लोगों ने जिम कॉर्बेट साहब के आदेश का पालन करने का प्रॉमिस कर लिया। उन्होंने वादा कर लिया कि बोले कि ठीक है साहब, आप जैसा बोलेंगे हम लोग ठीक वैसा ही करेंगे। दोस्तों, किसी भी शिकार के लिए टाइमिंग का जो परफेक्ट होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी जो है टाइमिंग सेट की गई। बाघिन को मारने का जो कार्यक्रम था वो कुछ इस तरह से बना कि जिम कॉर्बेट साहब पहले घाटी में जाकर 1 घंटे तक बाघिन को ढूंढेंगे। अगर वो दिख गई तो ये उसे शूट कर देंगे, और अगर मान लो वो नहीं दिखती है तो वो घाटी में जो गधेरा है उसके बगल वाले मैदान की तरफ चलना शुरू कर देंगे। और इधर 1 घंटा पूरा होते ही बद्री शाह जी हवाई फायर करेंगे और 15-15 आदमियों के 2 दल। बद्री शाह जी ने 30 आदमियों को 15-15 लोगों के 2 दल में बांट दिया था। एक दल की जिम्मेदारी जो है गोविंद सिंह जी को दे दी थी और दूसरे दल की जिम्मेदारी अपने एक दूसरे विश्वास पात्र एक आदमी को दे दी थी। उसका नाम यहाँ पे मेंशन है नहीं, तो मैं भी नहीं ले सकता, मुझे भी नहीं पता है। बद्री शाह जी द्वारा चलाई गई गोली की आवाज़ को सुनकर ये दोनों जो टीमें हैं ये अलग अलग दिशाओं से चिल्लाना शुरू कर देंगे, तालियां वगैरह बजाएंगे और बड़े बड़े पत्थरों को नीचे की तरफ फेंकते हुए घाटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कि जिम कॉर्बेट साहब की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। सुनने में तो ये योजना बड़ी आसान सी लग रही थी, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को इसके सफल होने में शक था, उनको संदेह था, उनको डाउट था कि यार ये सफल होगी कि नहीं। क्योंकि इससे पहले भी न जाने कितनी बार जिम कॉर्बेट साहब ने इस तरह के हांके फेल होते हुए देखे थे, अक्सर हांके फेल होते हुए देखे थे। अब खैर सारा कार्यक्रम तय हो जाने के बाद जिम कॉर्बेट साहब उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर सुबह के समय बाघिन गई थी। कुछ दूरी तक तो ये रास्ता बहुत बढ़िया था, अल्टीमेट था, बहुत बढ़िया था। फिर घनी झाड़ियाँ शुरू हो गई। जिम कॉर्बेट साहब घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से नीचे गधेरा दिखाई पड़ रहा था। अब जिम कॉर्बेट साहब उस मैदान को ढूंढने लगे कि भाई वो मैदान कहाँ है, जिसके बारे में बद्री शाह जी ने उन्हें बताया था कि गधेरे के साथ लगा हुआ मैदान है, आप उस तरफ आइएगा। लेकिन इन्हें कहीं भी ऐसा कोई मैदान सा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। खैर ये नीचे गधेरे की तरफ उतर गए और अब एक जगह पर खड़े हो गए और इनको ऐसी उम्मीद थी कि हांका जो है इनकी दाहिनी ओर से लगना शुरू होगा। फिर कुछ देर वहाँ पे रुके और फिर वहाँ से ये एक दूसरी एक और थोड़ा और गहरी घाटी थी, उसके पास पहुँचे। यहाँ पे आके 2 और वैलियाँ आकर के मिल जाती थी और उनके बीच में भी एक गधेरा था। अब ये वहीं पर खड़े होकर सोचने लगे कि आखिर यार वो मैदान कहाँ है।
जिसके बारे में बद्री शाह जी ने कहा था, जहाँ पर इनको खड़े रहने का आदेश है। तभी इन्होंने अपने पास में मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ को सुना होता, भिनभिनाते भिन भिन भिन, तो इस तरह की जो आवाज़ होती है वो सुनी। ये उसका पीछा करने लगे और पीछा करते करते ये एक गाय के अवशेषों के पास पहुंच गए, जो करीब हफ्ता भर पहले मारी गई थी। गाय के गले में पड़े निशानों को देखकर पता चल रहा था कि ये गाय बाघिन द्वारा ही मारी गई है। बाघिन ने गाय के कंधे, गर्दन और सर के एक हिस्से को छोड़ दिया था, बाकी पूरा सफ़ा चट कर लिया था, पूरा खा गई थी। इतना हिस्सा छोड़ दिया, बाकी नीचे सब पूरा खा गई थी। जिम कॉर्बेट साहब के दिमाग में पता नहीं न जाने क्या आया कि उन्होंने गाय के शव को उसकी सींगों से पकड़ा, फिर किनारे तक घसीटा और उसे नीचे एक जो तीखी खड़ी ढलान थी उस पर लुढ़का दिया। करीब 100 गज तक नीचे लुढ़कने के बाद गाय जो है एक का जो शव था वो एक छोटे से गड्ढे में फंस गया, जो गधेरे से थोड़ा ऊपर था। फिर बाएं तरफ जाकर इन्होंने देखा कि उस स्थान से 300 गज की दूरी पर घास के मैदान का एक टुकड़ा है। जिस तरह का मैदान होने की उम्मीद इन्होंने लगाई थी, जो ये सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा मैदान होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये मैदान बिल्कुल भी उस तरह का नहीं था। इस मैदान में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से खड़े होकर ये पहाड़ी के उस भाग को देख सके जहाँ से हांका लगाया जाना शुरू होना था। अब हालत ये थी कि बाघिन बिना इनकी नज़र में आए कहीं से भी प्रकट हो सकती थी, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं से भी आ सकती थी। लाइट आ गई, थैंक्स टू गॉड। लेकिन अब तक तो काफ़ी देर हो गई थी और कुछ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बद्री शाह जी ने फायर कर दिया था, जो इनके लिए एक सिग्नल था कि हाका शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद बहुत दूरी से इन्होंने लोगों के चिल्लाने की आवाज़ों को सुना। पहले तो इन्हें लगा कि वो लोग चिल्लाते हुए इनकी ओर आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आवाज़ें कम होती गई और फिर अंत में बिल्कुल ही समाप्त हो गई, गायब हो गई आवाज़ें। अब यार बड़ी ख़राब सिचुएशन, ना हाका हो रहा है ना वो हो रहा है, क्या किया जाए। करीब 1 घंटे के बाद इन्होंने दोबारा से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ों को सुना। ये लोग दाहिनी तरफ के पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे थे और जब वो लोग थोड़ा इनके जिम कॉर्बेट साहब के नज़दीक पहुंचे तो इन्होंने चिल्ला कर उनसे कहा, अरे बंद करो यार, ये हाका बंद करो, स्टॉप इट, इस हाके को बंद कर दो और यहाँ आ जाओ, सब लोग टीले पे आओ, यहाँ मेरे पास आके मिलो, चलो इधर आओ, आ जाओ, ये बंद कर दो, हाका मत लगाओ, आ जाओ। ये हाका तो असफल हो गया था। हालांकि इसमें गलती किसी की नहीं थी, क्योंकि इस क्षेत्र की पूरी जानकारी लिए बिना ही और ना ही पूरी तैयारी के साथ और कुछ नौसिखिए लोगों की सहायता से इतने बड़े और घने झाड़ झंकार वाले जंगल में हाका लगाने की कोशिश करी जा रही थी, जबकि इस काम को करने के लिए तो 100 ट्रेंड व्यक्तियों को भी कठिनाई होती, क्योंकि ये एरिया ही कुछ ऐसा था कि इसमें सीधे ऊपर से सीधे नीचे हाका लगाना ही पॉसिबल नहीं था। अलग अलग वैलियाँ थी, अलग अलग पहाड़ थे, कोई कहीं से कहीं, कोई कहीं से कहीं। हाका लगाने वाले लोग उस घने झाड़ झंकार के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए बड़ी मुश्किल से इनके पास पहुँचे। अब वो सभी लोग इनके नज़दीक पहुँच के अपने पाँवों से, कपड़ों से, अपने बालों से, हाथों से, इधर उधर से कांटों को निकालने में लगे हुए थे। और जिम कॉर्बेट्स वाला जो उन्होंने कॉर्बेट साहब ने ऐसी सिगरेट ऑफ़र करी, जो लोग पीते थे वो सिगरेट वगैरह वो पीने लगे, जबकि गोविंद सिंह जी और जिम कॉर्बेट साहब एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे कि यार अब दूसरे दिन फिर से हाका करवाया जाएगा और अब मुक्तेश्वर के आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोगों को भी बुलवा लिया जाएगा, जिससे लोगों की भीड़ कुछ और ज़्यादा हो जाएगी। और फिर कुछ बोलते बोलते अचानक से गोविंद सिंह जी जिम कॉर्बेट साहब के पीछे की तरफ देखने लगे, ऐसे होता है यूँ देखने लगे, और उनकी आंखें सिकुड़ गई और अविश्वास की एक झलक उनके चेहरे पे आ गई। हैं, ये क्या, ये होता है ना। जिम कॉर्बेट साहब ने उनको देखा और पीछे पलटे और उसी तरफ देखने लगे जिस तरफ गोविंद सिंह जी देख रहे थे। तो वहाँ एक खाली मैदान में बाघिन चल रही थी। वो गधेरे के पास करीब 400 गज दूर पहाड़ पर थी और वहाँ से इन लोगों की तरफ
आ रही थी। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं, सोचिए कि आपका की ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौके हो, आप ऐसे मौके में हो या ऐसा मौका आए जब आप इंसानी बस्ती से दूर किसी घने जंगल में या किसी खास प्रायोजन के लिए गए हों, जैसे किसी जानवर को हंट करने के लिए, शिकार मारने के लिए या उसकी फ़ोटोग्राफी करने के लिए, और ऐसे में अचानक एक बाघ आपके सामने से आ रहा हो, तो आपके दिमाग में पता नहीं कितने प्रकार के विचार दौड़ने लगेंगे। आप पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे। आप गोली चलाना या फ़ोटो खींचना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। होगा कि नहीं? और ऐसा ही कुछ एक बार पहले जिम कॉर्बेट साहब के साथ भी घटा था। उस घटना को याद करते हुए वो बताते हैं, तो मैं उस घटना को मैं अभी आप लोगों तक के सामने ला रहा हूँ। जिम कॉर्बेट साहब एक पहाड़ पर बैठकर उसके नीचे बने एक पशु मार्ग पर बाघ के आने का इंतज़ार कर रहे थे। ये पशु मार्ग जंगल में एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल की ओर जाता था, जिसे बरम का थान के नाम से जाना जाता था। बरम का थान। दोस्तों, बरम एक जंगल के देवता हैं जो इंसानों की रक्षा करते हैं, और उनके क्षेत्र में किसी जानवर को मारने की भी अनुमति नहीं होती है। कहने का मतलब वो इंसानों और जानवरों दोनों की रक्षा करते हैं। जिस जंगल के बीच में ये धार्मिक स्थान है, उसमें जंगली जानवरों की भरमार है। तो एक समय ऐसा था जब ये जगह भारत के सभी शिकारियों की पसंदीदा शिकारगाह थी। साथ ही पोचर्स को भी ये जगह बहुत आकर्षित करती थी, बहुत लुभाती थी। लेकिन उस जंगल के बारे में पूरी जानकारी रखने के कारण जिम कॉर्बेट साहब की यादों में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी थी कि उस धार्मिक स्थल के नज़दीक, उस धार्मिक जगह बरम के देवता के, बरम का जो थान था उसके नज़दीक कोई जानवर मारा गया हो। उनकी यादों में था ही नहीं। जिम कॉर्बेट साहब एक दिन एक बाघ को मारने के इरादे से अपने घर से निकले। ये बाघ इनकी और इनके गांव वालों की भैंसों को लगातार मार रहा था और खा रहा था। इन्होंने बरम के देवता का जो मंदिर था उससे 1 मील की दूरी पर एक जगह पर पोजीशन ले ली, और इन्होंने ये सोचा कि मैं तो यार बरम का देवता का जो मंदिर है वहाँ से 1 मील दूर हूँ, तो अब तो मैं यहाँ पे मार सकता हूँ, और बाघ का इंतज़ार करने लगे। करीब 1 घंटे के बाद एक सांभर ने अलर्ट कॉल की। ये उस दिशा से बोला था जिधर से बाघ के आने की उम्मीद थी। कुछ देर बाद थोड़ा और नज़दीक से एक कांकड़ ने भी बोलना शुरू कर दिया था। बाघ उसी रास्ते से आ रहा था जिस पर जिम कॉर्बेट साहब घात लगाकर बैठे हुए थे। ये जो था बहुत खुला खुला सा जंगल था, और इस जंगल में 2 से 3 फुट तक की गोलाई के जामुन के छोटे छोटे पेड़ थे। अचानक इनकी नज़र एक बाघ पर पड़ी जो इनसे करीब 200 गज की दूरी पर था। ये एक बहुत बड़ा मेल टाइगर था। अब बहुत धीरे धीरे अपनी जो राजसी चाल होती ना, बिल्कुल करके उस तरफ इनकी तरफ आ रहा था। अब वो इनसे 100 गज की दूरी पे आ गया था। तभी इन्होंने जो है पत्तियों की कुछ सरसराहट सुनी, और ऐसे सर उठा करके ऊपर देखा तो एक जामुन का पेड़, जिसकी शाखाएं दूसरे जामुन के पेड़ से के साथ लिपटी हुई थी, उसने झुकना शुरू कर दिया। वो पेड़ बहुत धीरे धीरे झुकने लगा और उसी के आकार के एक दूसरे पेड़ के ऊपर आ गया। कुछ देर तक तो दूसरा पेड़ उसका वजन संभाले रहा, फिर वो पेड़ भी झुकने लगा, झुकते वो भी झुकना शुरू हो गया, और फिर जब दोनों पेड़ करीब 30 डिग्री कोण पर झुक गए तो वो एक तीसरे और छोटे पेड़ से टकराए। 1-2 पल तो कुछ नहीं हुआ, फिर तीनों पेड़ एक साथ धड़ाम से जमीन पर गिर गए। पेड़ों को देखते हुए जो इनसे कुछ ही गज की दूरी पर थे, इन्होंने अपनी एक आंख जो है बाघ पर भी जमा रखी थी। पत्तियों की सरसराहट को सुनकर बाघ जो है पहले तो रुक गया वहीं पे 100 गज दूर, और जब पेड़ जमीन पे गिरे आवाज़ के साथ तो वो वापस पलटा और बिना डरे बिना घबराए
उसी दिशा में वापस लौट गया जिधर से वो आया था। जिम कॉर्बेट साहब के सामने जो घटना घटी थी ये इसलिए असाधारण थी क्योंकि सभी पेड़ जवान और मजबूत थे और हाल में ही अभी तक कहीं कोई बारिश भी नहीं हुई थी जिससे कि पेड़ों की जड़ें हिल गई हों, ज़मीन जो है नमी वाली हो गई हो, जड़ें हिल गई हों और पेड़ गिर गए हों, तो बारिश भी नहीं हुई थी। और ना ही कोई हवा का कोई ऐसा तेज झोंका आया था जो पेड़ों को गिरा दे। और मज़ेदार बात यह थी कि तीनों पेड़ उसी रास्ते पर गिरे थे जो रास्ता बरम के देवता के मंदिर की ओर जाता था, जबकि बाघ अगर 70 गज और आगे आ जाता तो इन्हें गोली चलाने का मौका मिल जाता, जिसका कि ये इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, तो यहाँ तो बरम के देवता साक्षात खुद ही रक्षा कर रहे थे। खैर, अब हम आते हैं अपनी मूल कहानी पर, मुक्तेश्वर की बाघिन पर। दोस्तों, किसी शिकार पर गोली चलाने के अवसर खराब होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब शिकार एक ऐसे आबादी वाली क्षेत्र में हो जहां इंसान एक गांव से दूसरे गांव या बाज़ार वगैरह में लोगों का आना जाना लगा रहता हो, क्या कहते हैं, आवाजाही जिन रास्तों पर रहती हो, क्योंकि राइफल से निकलने के बाद गोली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है और किसी इंसान को लग सकती है। इसलिए ऐसी जगहों पर गोली चलाना सही नहीं रहता है। दूसरी ऐसी जगह पर जहाँ पर, जैसे इस घटना में बद्री शाह जी का सेब का बगीचा बताया ना, जिसमें लंगूरों को भगाने के लिए लगातार फायरिंग होती रहती थी, ऐसी जगह में बाघ नहीं रुक सकता था क्योंकि उसे खुद भी अपनी जान का खतरा रहता है ना। धमाके से डरता है बाघ, कोई भी जंगली जानवर धमाके से डरता है। लोग घरों में बम रखते हैं जानवरों को भगाने के लिए। खैर, बाघिन गधेरे की तरफ जा रही थी और वहाँ पहुँचने के लिए उसे 300 गज की दूरी टोटल चलनी थी और जिसमें 200 गज का जो एरिया था वो खुला हुआ मैदान था जिसे पार करना था और उस मैदान में एक भी पेड़ या झाड़ी नहीं थी, तो एकदम खुले में जाना था। बाघिन इनकी तरफ आ रही थी और ऐसे में अगर ये कुछ भी हरकत करते तो वो देख लेती, इसलिए ये लोग वहाँ बैठकर उसे देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। बाघिन बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उसने इन लोगों को देखा नहीं था और मुक्तेश्वर के लोग इसे लंगड़ी बाघिन के नाम से पुकारते थे, लंगड़ा बाघ कहते थे। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का कहना है कि उन्हें बाघिन के लंगड़े होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, क्योंकि बाघ इसलिए क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ये बाघ है कि बाघिन है। ये तो बाद में शिकार के बाद पता चला कि बाघिन है, जिम कॉर्बेट साहब ने जब ऐलान किया। जिम कॉर्बेट साहब बाघिन को देखते हुए अपने दिमाग में योजना बना रहे थे कि जैसे ही वो झाड़ झंकाड़ के अंदर घुसेगी तो ये उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर उस जगह पर जहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब ने खड़े थे वहाँ पे कोई आड़ होती तो ये वहीं से उस पर फायर कर देते, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर कोई ऐसी आड़ थी नहीं जिसमें छुप के फायर कर सके। इसलिए इन्हें बाघिन के खुले मैदान और गधेरे के बीच झाड़ियों में घुसने का इंतज़ार करना पड़ा और जैसे ही बाघिन झाड़ियों में घुसी, इन्होंने अपने सभी आदमियों को बोला कि जब तक ये ना लौटे, वापस ना लौट के आ जाएं, तब तक वो लोग ना तो अपनी जगह से हिलें ना डुलें और ना ही किसी तरह की कोई आवाज़ करें। बस जैसे बैठे ऐसे ही बैठे रहें, बिल्कुल शोर ना हो, बिल्कुल आवाज़ ना हो। बाघिन के झाड़ियों में घुसते ही ये बहुत तेज़ी से पलटे और दौड़े और ये पगडंडी के साथ दौड़ते हुए जंगली गुलाब होते ना, जंगली गुलाब की एक झाड़ी के अंदर घुस गए। झाड़ियों के बीच में क्या था, एक सुरंग सी बनी हुई थी और ये जैसी झाड़ियों के अंदर घुसने के लिए झुके, इनका हैट गिर गया, लेकिन ये उसको उठाने के लिए रुके नहीं और अंदर ही अंदर दौड़ते रहे। वो तो जो सुरंग जैसी बनी हुई थी झाड़ियों के बीच में, जिसमें घुड़ड़ काकड़ भी गुजरते होंगे, उस रास्ते के उस सुरंग के अंदर ही दौड़ रहे थे। सुरंग के अंत में पहुंचने की जल्दीबाजी में इन्होंने क्या किया, अपना सर ऊपर उठा लिया
और जैसे ही इन्होंने अपना सर ऊपर उठाया तो जंगली गुलाब के बहुत सारे कांटे इनके सर में घुस गए, जिनमें से कुछ तो टूट गए। और फिर वो जब ये अपने घर नैनीताल पहुँचे तो इनकी बहन मैगी ने उन कांटों को बड़ी मुश्किल से एक एक करके चुन चुन करके बड़ी बहुत मेहनत के साथ निकाला था। अच्छा, कुछ कांटों ने तो इनके सर के मांस को तक चीर डाला था पूरा। अपने सर से बहते खून की परवाह किए बगैर ही ये दौड़ते रहे। अब ये उस खाई के पास पहुंच गए थे जहां पर इन्होंने पहाड़ के ऊपर से वो जो बाघिन द्वारा खाया हुआ शिकार था उसको नीचे लुढ़का दिया था। अभी पहले बताया था जो मैंने, उसको नीचे लुढ़का दिया था। ये गड्ढा लगभग 40 फीट चौड़ा, 40 फीट लंबा और 30 गज चौड़ा था। इसके ऊपरी सिरे पर जहाँ पर शिकार पड़ा हुआ था वहाँ से घनी झाड़ियाँ शुरू हो जाती थी, लेकिन गड्ढे के आधे के निचले भाग में और इनकी तरफ के किनारे पे जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब थे उस तरफ झाड़ियाँ नहीं थी, वो एरिया साफ सुथरा था। ये जैसे ही गड्ढे के सिरे पर पहुँचे और वहाँ से नीचे झांका तो उन्होंने एक हड्डी के टूटने की आवाज़ सुनी, जो बाघ ने तोड़ी थी, चबाई थी। बाघी ने इनसे पहले गड्ढे पर पहुंच गई थी और अपने पुराने शिकार को खाने लग गई थी, वो अपना खाना खाने लगी थी। अगर शिकार को छोड़कर जाने के बाद शेरनी खुले में आ जाती तो इन्हें उस पर गोली चलाने का मौका मिल जाता, लेकिन अगर वो पहाड़ के ऊपर या दूसरे तट की तरफ चली जाती तो ये उसे नहीं देख पाते। बाघिन जिस जगह पर अपने शिकार को खा रही थी वहां से एक रास्ता जिम कॉर्बेट साहब की तरफ किनारे से ऊपर की ओर आता था और इनके बाईं ओर लगभग 1 गज की दूरी से ऐसे गुजरता था। जिम कॉर्बेट साहब का विचार था कि पहाड़ के ऊपर से जहाँ पर वो खड़े थे वहाँ से पत्थर मारकर बाघिन को किसी तरह से खुले मैदान की तरफ लाया जाए। तो ये सब विचार कर ही रहे थे, लेकिन तभी इन्होंने अपने पीछे से सरसराहट की आवाज़ सुनी। पलट कर देखा तो गोविंद सिंह जी इनका हैट अपने हाथों में लिए हुए चले आ रहे थे। दोस्तों, उन दिनों कोई भी यूरोपियन बिना हैट के रहते नहीं थे, वो हमेशा हैट पहने ही रहते थे। पुरानी पिक्चरें देखो, अंग्रेज़ों की पिक्चरें देखो, सब बिना हैट के कोई दिखते ही नहीं है। उन लोग इधर उधर बिना हैट के नहीं आते जाते थे। एक यूनिफॉर्म कोड था। जिस जगह पे जिम कॉर्बेट साहब थे उसके साथ ही बगल में एक गड्ढा था। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत अपने होठों पे उंगली रखकर उसे उनको जो है चुप रहने का इशारा किया। चुप, बिल्कुल चुप, बोलना नहीं। और उनकी बाहों से उन्हें पकड़कर उस गड्ढे के अंदर बैठा दिया। गोविंद सिंह जी अपने घुटनों में अपनी ठुड्डी को टिकाकर और छाती में जिम कॉर्बेट साहब के हैट को पकड़कर ऐसे ना उकड़ू होकर उस गड्ढे में फिट हो गए। गोविंद सिंह जी बेचारे बहुत बुरी तरह डर रहे थे, क्योंकि उनसे कुछ ही दूरी पर एक आदमखोर बाघ उसकी हड्डियों के चबाने की आवाज़ को वो सुन रहे थे, तो वो बहुत डर रहे थे। अब इधर जिम कॉर्बेट साहब जो है अब खड़े हो गए और अपनी पोजीशन बनाने लगे। बाघिन ने खाना बंद कर दिया था। अब या तो जिम कॉर्बेट साहब के वहाँ पर होने का उसे पता चल गया था, या पुराना शिकार अब उसे पसंद नहीं आ रहा था। कुछ भी हो सकता था। वैसे संभावना इस बात की ज़्यादा थी कि उसे पुराना शिकार अब पसंद नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक वहाँ कोई हलचल या कोई आवाज़ नहीं हुई। फिर अचानक जिम कॉर्बेट साहब की नज़र बाघिन पर पड़ गई। वो सामने की दिशा में पहाड़ी की तरफ ऐसे चली जा रही थी। उस जगह पर पॉपुलर के 6 इंच मोटे पौधे हो रहे थे। पॉपुलर जानते होंगे ना, पॉपुलर के पेड़ होते हैं, तो उस टाइम पौधे थे, 6 इंच मोटे पौधे हो रहे थे और बाघिन उन्हीं के बीच से गुजर रही थी। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल उठाई और कुछ इस तरह से फायर किया कि गोली किसी पौधे को ना लग के शेरनी को लगे, बाघिन को लगे, क्योंकि बाघिन चलते हुए बार बार पौधों के पीछे छुप जा रही थी। चल रही है और कहीं फिर पौधा आ जा रहा, फिर छुप जा रही, फिर दिख रही, फिर छुप जा रही। जैसे ही गोली चली बाघिन उतना ही तेजी से पलटी और उस जगह से नीचे की ओर आ गई। उसने बहुत तेजी से उस गड्ढे को पार किया और फुल गया, पूरी तेज जो होता है ना, फुल स्पीड में
दौड़ते हुए जिम कॉर्बेट साहब की तरफ जो रास्ता आ रहा था उस पर दौड़कर आने लगी। उस समय जिम कॉर्बेट साहब को मालूम नहीं था कि उनकी गोली जो है उसके सर के नज़दीक से एक पौधे पर लगी थी। बाघिन की एक आंख नहीं थी, मैंने आपको पहले बताया। पहले तो जिम कॉर्बेट साहब को ये लगा कि ये बाघिन जो है गोली की आवाज़ सुन के बहुत गुस्से में आ गई है और उसे पता चल गया है कि गोली मैंने चलाई है, यानी कि जिम कॉर्बेट साहब ने चलाई है, और वो उनकी तरफ गुस्से से दौड़ते हुए आ रही है। लेकिन फिर ये समझ गए कि वो गुस्से में नहीं है, बल्कि गोली की आवाज़ से डर गई है और डर के कारण भागते हुए आ रही है। उसे इस बात का पता नहीं था कि गोली किस दिशा से चली है, कौन सी डायरेक्शन से गोली चली है, क्योंकि उसकी एक आंख तो थी नहीं। वो तो गोली की आवाज़ सुनी और सुनते ही बस पलटी और जो दिशा उसे दिखाई पड़ी वो उसी तरफ दौड़ने लग गई। अगर वो मान लो, अब जब वो इत्तेफाक था कि वो जो है दिशा जो है वो जिम कॉर्बेट साहब की तरफ थी, मान लो वो किसी दूसरी दिशा की तरफ वो होती तो दूसरी दिशा की तरफ दौड़ जाती। वो जैसे ही जिम कॉर्बेट साहब से करीब 2 गज की दूरी पर पहुंची, जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी राइफल की दूसरी गोली उसकी गर्दन और कंधे के जोड़ पर मार दी, ये एरिया में कहीं पर, धाए से। 500 बोर की भारी गोली के धमाके ने बाघिन को धकेला और 50 फीट गहरी खाई में नीचे, जो गधेरे में वो जो कुंड सा बना हुआ था वहां पे, छपाक से उस पर जाके गिरी। एक कदम आगे बढ़कर जिम कॉर्बेट साहब ने नीचे गधेरे में झांक कर देखा तो बाघिन के चारों पैर हवा में थे, शरीर पानी के अंदर डूबा हुआ था और खून से सारा जो पानी था वहाँ पे उस गधेरे का, गधेरे में जो कुंड सा बन गया था उसका पानी लाल हो गया था, पूरा खून, इतना खून हो गया था। जिम कॉर्बेट साहब ने इशारे से गोविंद सिंह जी को अपने पास बुलाया, बोले जाओ जी इधर आओ। और जब उन्होंने पानी में पड़ी हुई बाघिन के मरे हुए शरीर को देखा तो खुशी के मारे अपने लोगों की तरफ मुड़े और जोर से चिल्लाए, बाघ को मार दिया, अरे मर गया बाघ, बाघ को मार दिया। उनकी खुशी उनके चेहरे से ही झलक रही थी, तो साफ साफ दिखा था कि बड़े खुश हो गए हैं। अब उन 30 लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बाघ मारा गया, बाघ मारा गया, अरे मार दिया बाघ ने, कारपेट साहब ने बाघ मार दिया। इन 3 लोगों की आवाज़ जब उधर मटर निकलवा रहे बद्री शाह जी के कान में पड़ी तो उन्होंने भी तुरंत अपनी राइफल निकाली और एक के बाद एक धाए 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 10 हवाई फायर कर दिए। इन गोलियों की आवाज़ों को मुक्तेश्वर और उसके आसपास के गांव में भी सुना गया। लोगों ने सुना, ऑब्वियसली गोली की आवाज़ें सुनेंगे। और थोड़ी ही देर में चारों दिशाओं से लोग गधेरे के पास इकट्ठा होने लगे। उत्साह से भरे लोगों ने बाघिन को पानी से बाहर निकाला और उसे खंबे से बांधकर बद्री शाह जी के गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। अब वहाँ पे बद्री शाह जी के गेस्ट हाउस में एक भूसे का एक बेड बनाया गया, एक शैया बोलते हैं ना, वो बना करके बाघिन को उसके ऊपर लेटा दिया गया, अब ताकि सारे लोग उसे देख सकें। जिम कॉर्बेट साहब चाय पीने के लिए और कुछ रिफ्रेशमेंट कुछ खाने के लिए अंदर गेस्ट हाउस के अंदर चले गए और फिर करीब 1 घंटे के बाद वो बाहर आए और लालटेन की रोशनी में उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बाघिन को घेर कर खड़े थे। उनमें से कई मुक्तेश्वर के लोकल शिकारी भी थे जो पहले से इस बाघिन को मारने की फिराक में थे, वो लोग भी थे, वो भी खड़े होकर देख रहे थे। लालटेन की रोशनी में ही जिम कॉर्बेट साहब ने बाघिन की खाल उतारनी शुरू कर दी। तब इन्होंने देखा कि उसकी एक आंख फूटी हुई है, उसकी दाहिनी टांग और पाँव की जो गद्दी होती है इसके नीचे लगभग 50, ये पूरे हाथ में पाँव में साही के कांटे चुभे हुए हैं जिनकी करीब लंबाई 9 से 10 इंच है। इतने लंबे लंबे कांटे चुभे हुए हैं। रात के 10 बज गए थे और अब तक इनका काम भी समाप्त हो गया था, खाल और उतार ली थी। इन्होंने बद्री शाह जी से वापस जाने के लिए विदा मांगी कि बोले कि ठीक है बद्री शाह जी, अब मैं चलूँगा, मुझे आगे दीजिए। हालांकि बद्री शाह जी तो चाहते थे कि वो रात में वहीं रुकें, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने बहुत विनयपूर्ण तरीके से उनसे परमिशन ले ही ली। उन्हें मना किया कि नहीं रुक पाएंगे और मुक्तेश्वर की तरफ निकल पड़े। इनके 2 आदमी बाघिन की खाल को लिए हुए चल रहे थे और बाकी मुक्तेश्वर के लोग जो है
भीड़ जो है वो भी पीछे पीछे चल रही थी। मुक्तेश्वर डाकघर के सामने खाल को फैला के रख दिया गया, जिससे पोस्टमास्टर साहब और मुक्तेश्वर के अन्य लोग उसे देख सकें। अब तक आधी रात हो चुकी थी और जिम कॉर्बेट साहब भी कुछ देर आराम करने के लिए डाक बंगले में चले गए। वो वाले डाक बंगले में नहीं, वो जो लाल फीता शाही वाला था वो वाला नहीं, अब ये जो आम जनता के लिए जो डाक बंगला था उसमें चले गए। कुछ देर सोने के बाद ये वापस नैनीताल के लिए निकल गए। नैनीताल से निकलने और नैनीताल वापस पहुंचने तक का जो टाइम था वो सिर्फ 72 घंटे का था। कहने का मतलब इतने कम समय में एक आदमखोर बाघिन को ढूंढना, उसे मारना, उसकी खाल उतार लेना, फिर वापस आ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा और बड़ा प्रशंसनीय, प्रशंसा से भरा हुआ काम था यार। हैट्स ऑफ। अब दोस्तों आप लोग खुद आइडिया लगाइए कि मुक्तेश्वर की बाघिन को मारने के लिए ये कितने किलोमीटर या कितने मील पैदल चले होंगे। ये जिस दिन नैनीताल से चले उस दिन एक रात रामगढ़ में रुके। शुरुआत से पहले एपिसोड में से आप चलिए याद कीजिए। उसके बाद जो इन्होंने चलना, वहाँ से सुबह 4 बजे निकल गए थे ये, और उसके बाद जो इन्होंने चलना शुरू किया था तो फिर ये सोए नहीं थे जब तक बाघिन को मार नहीं दिया। उसके बाद भी, मारने के बाद भी बस 1 या 2 घंटे सोए और दोबारा वापस नैनीताल के लिए निकल गए थे, और 72 घंटे में पूरा अभियान इन्होंने समाप्त कर डाला था। तो ऐसे महान इंसान जो उत्तराखंड के लोगों के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर चलते थे यार, पैसों से, हर तरह से मदद करते थे। अंग्रेज होते हुए खुद को भी भारतीय कहते थे, तो आई एम ब्रिटिश इंडियन कहते थे, इंडियन ब्रिटिश कुछ भी। गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, हर तरह की जो स्थानीय भाषा आसपास की थी, हिंदी इंग्लिश तो खैर हुई सभी तरह की भाषा बोलते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति को उत्तराखंड के लोग अगर गोरा साधु के नाम से पुकारते हैं तो क्या गलत करते हैं। हम उत्तराखंड वासियों के दिल में कारपेट साहब मौजूद थे, मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स जो हैं उनका बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, लेकिन आप लोग ही यार कमेंट्स करने में कंजूसी करते हैं। क्यों करते हैं यार? थोड़ा 2 शब्द टाइप कर दिया करिए। चलिए कोई बात नहीं, दिल करे तो कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज़ के लिए निकालते हैं। दोस्तों आगे भी ऐसे ही समय निकालते रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला मित्र हो, मैडम आपको देख के महिला मित्र बोला, आप सबको मेरा अभिनंदन, आभार और धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी कर देंगे ना, करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम। इसके साथ ही अपने सारे सब्सक्राइबर्स और अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ यार, प्लीज़ अगर 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 पॉसिबल हो तो थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं यार, और अपनी श्रद्धा से जो भी दिल करे, समझ गए ना। तो दोस्तों अभी तो आज्ञा दीजिए चलने की। मिलता हूँ जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।